अगर हम एक पल के लिए उस माहौल की कल्पना करें, भारत का सबसे बड़ा, सबसे जटिल और राजनीतिक रूप से सबसे उथल-पुथल वाला राज्य, उत्तर प्रदेश। और वो भी उस दौर का यूपी। बंद कमरों में होने वाली वो बैठकें जहां मतलब बड़े बड़े कद्दावर नेता अपनी राजनीतिक चालें चल रहे हैं। बिल्कुल, जहां पितृसत्ता हावी है, गुटबाजी एकदम चरम पर है, और ऐसे में उस पूरी मशीनरी को जो कंट्रोल कर रही हैं, दिशा दे रही हैं, वो एक ऐसी महिला है जिनका जन्म आज़ादी से काफ़ी पहले हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है ना? मतलब अक्सर हम किसी ऐतिहासिक इमारत के शानदार गुंबद या उसके दरवाजों की तारीफ करते हैं, लेकिन असल में उस पूरी इमारत का जो बोझ है, वो नींव की ईंटें उठा रही होती हैं, वो भी जमीन के नीचे खामोशी से अपना काम करते हुए। बहुत सही एनालॉजी है ये। हाँ, और आज 8 अप्रैल 2026 है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा के केंद्र में एक ऐसी ही शख्सियत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई, जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और देखा जाए तो ये खबर सिर्फ एक राजनीतिक शोक संदेश से कहीं बढ़कर है। मतलब जब हम उनके जीवन के इस इतने लंबे सफर को डिकोड करते हैं ना, तो असल में हम सत्ता, नेतृत्व और पूरे सिस्टम को भीतर से ऑपरेट करने की एक मास्टर क्लास देख रहे होते हैं। राइट। और मैं स्पष्ट कर दूं कि आज हम किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है वो उस मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे एक महिला ने उस दौर की भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाई, जब राजनीति के दरवाजे महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल से खुलते थे। हाँ, वो सिर्फ उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि उन्होंने उस सिस्टम को चलाया। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मैं पढ़ रही थी कि उनका जन्म 1 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। 1932। हाँ, 1932, यानी वो दौर जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी मतलब बेहद सीमित थी, और वहां से निकलकर वो सीधे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशंस की धुरी बन जाती हैं। वो यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहीं। अब बाहर से सुनने में प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ एक पद लगता है, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि जमीन पे इसका असली मतलब क्या होता है। 1932 में जन्मी एक महिला का 1970 और 80 के दशक के उत्तर प्रदेश में ये पद संभालना, ये क्या मायने रखता है? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें उस वक्त के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन को समझना होगा। यूपी की राजनीति मतलब कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। बिल्कुल नहीं। वहां अलग अलग क्षेत्र हैं, पूर्वांचल, अवध, पश्चिमी यूपी, और हर क्षेत्र के अपने कद्दावर नेता, अपनी अलग जातीय और सामाजिक समीकरण होते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष होने का मतलब सिर्फ भाषण देना या रैलियां आयोजित करना नहीं होता है। तो फिर असली काम क्या होता है? असली काम होता है क्राइसिस मैनेजमेंट और डैमेज कंट्रोल। मान लीजिए कि टिकट बंटवारे को लेकर 2 गुटों में टकराव हो गया है। दोनों गुटों के नेता अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जो कि यूपी में बहुत आम बात है। एग्जैक्टली। ऐसे में पीसीसी चीफ को बंद कमरे में उन दोनों को बिठाकर समझौता कराना होता है। अच्छा, मतलब उन्हें उन नेताओं की ईगो को भी संभालना होता है और पार्टी का एजेंडा भी लागू करवाना होता है। बिल्कुल। आपको एक तरफ अनुशासन बनाए रखना है और दूसरी तरफ किसी को इतना नाराज भी नहीं करना है कि वो पार्टी ही छोड़कर चला जाए। बहुत बड़ा रिस्क है ये तो। हाँ, ये एक बहुत ही बारीक बैलेंसिंग एक्ट है। आपको कार्यकर्ताओं की पल्स पता होनी चाहिए। उस जमाने में जब मतलब आज जैसे संचार के साधन नहीं थे, व्हाट्सएप या इंटरनेट नहीं था। हाँ, तब तो सब कुछ मैन्युअली होता था। राइट। तब जिले जिले के कार्यकर्ताओं के नाम याद रखना, उनके बीच की गुटबाजी को समझना और एक इतने विशाल संगठन को चुनाव की तरफ मोड़ना, ये सब एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की मांग करता है। मैं कहूंगा कि एक महिला के लिए उस पितृसत्तात्मक ढांचे में ये सम्मान और अधिकार हासिल करना, ये साफ बताता है कि उनका राजनीतिक कौशल कितना पैना रहा होगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक चेहरा नहीं थी, बल्कि पार्टी की अंदरूनी मशीनरी को एकदम कसकर रखने वाला एक अहम पुर्जा थी। बिल्कुल। और शायद इसी जमीनी पकड़ ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे तक पहुंचाया। जब हम उनके राष्ट्रीय सफर को देखते हैं तो एक बहुत ही अहम पहचान सामने आती है। दशकों तक वो कांग्रेस पार्टी की सबसे प्रमुख मुस्लिम महिला चेहरा थीं, और इसके साथ ही उन्होंने संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व किया। इस बिंदु पर रुककर थोड़ा गहराई से सोचना जरूरी है। राजनीति में पहचान
या जो आइडेंटिटी होती है ना, वो एक दो-धारी तलवार होती है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक साथ अल्पसंख्यक होना और महिला होना, ये तो दोहरे हाशिए पे होने जैसी बात हो गई। एग्जैक्टली ये आपको एक बहुत ही अनोखी लेकिन चुनौतीपूर्ण जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ आप एक बहुत बड़े लेकिन हाशिए पर खड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको मुख्यधारा की राजनीति में अपनी जगह मजबूत रखनी है। राइट। उनका ये प्रतिनिधित्व महज एक टोकन या दिखावा नहीं था। जब वो संसद में बोलती थी तो वो उन लाखों महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज होती थी जिनकी पहुंच कभी सत्ता के गलियारों तक नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अनुभव होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो मुझे तो ये उस खिलाड़ी की तरह लगता है जो क्रिकेट में टेस्ट मैच की गहराई और T20 की तेज रफ्तार दोनों ही फॉर्मेट्स में पूरी तरह से महारत रखता हो। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। अगर हम इस एनालॉजी को थोड़ा और खोलें तो लोकसभा बिल्कुल एक T20 मैच की तरह ही है। हाँ, वहाँ शोर है, भीड़ है। बिल्कुल, वहां सीधा जनता का दबाव है। लोकसभा चुनाव जीतने का मतलब है कि आपने धूल फांकी है, आप गली मोहल्लों में गए हैं, आपने लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं सुनी हैं और हजारों लाखों की भीड़ को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए राजी किया है। ये आपकी जमीनी लोकप्रियता और जनता से सीधे संवाद का मतलब सबसे बड़ा टेस्ट होता है। हाँ, और लोकसभा के अंदर का माहौल भी तो काफी आक्रामक होता है ना। आपको तुरंत जवाब देना होता है, विरोधियों के नारों के बीच अपनी बात रखनी होती है। ठीक कहा, वहां ऊर्जा का स्तर बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो वो टेस्ट मैच है। वहां आपको हर गेंद पर छक्का नहीं मारना है, वहां टिके रहना है। हाँ, वहां आपको तकनीक पर ध्यान देना है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। वहां अक्सर लंबे नीतिगत मामलों पर, कानून की बारीकियों पर और राष्ट्रीय महत्व के गंभीर मुद्दों पर बहुत ही अकादमिक और गहरी बहस होती है। तो दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। एक राजनेता का इन दोनों ही सदनों में सफलतापूर्वक काम करना ये साबित करता है कि मोहसिना जी के पास भीड़ को खींचने की मास अपील भी थी और बंद कमरों में ड्राफ्ट किए जा रहे कानूनों को समझने की बौद्धिक परिपक्वता भी थी। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज थोड़ी अजीब लगती है। क्या? और मैं चाहूंगी कि हम इस पर खुलकर बात करें। जब हम उनका प्रोफाइल देखते हैं तो बार बार ये जिक्र आता है कि वो गांधी परिवार, खासकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बहुत करीबी राजदार थीं। हाँ, ये तो एक स्थापित तथ्य है। राइट। और राजनीति में जब हम करीबी राजदार या वफादार शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक यस मैन या रबर स्टैंप वाली छवि बनती है। ऐसा इंसान जो बस आला कमान के हर फैसले पर हामी भरता हो। बिल्कुल, लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और शहरी विकास जैसे भारी भरकम और बहुत जटिल मंत्रालयों का प्रभार दिया गया था। तो क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? मतलब एक वफादार नेता इतने क्रिटिकल मंत्रालयों को कैसे संभाल सकता है जहां रोज कड़े और स्वतंत्र फैसले लेने होते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और मैं कहूंगा कि अक्सर राजनीतिक विश्लेषणों में ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है। हम ये मान लेते हैं कि जो वफादार है वो कुशल प्रशासक नहीं हो सकता। हाँ, दोनों को अलग अलग देखा जाता है। लेकिन अगर हम इन मंत्रालयों की कार्यप्रणाली को समझें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। देखिए, राजनीति में वफादारी या आला कमांड का भरोसा आपको मंत्री पद तो दिला सकता है, लेकिन वो भरोसा आपका मंत्रालय नहीं चला सकता। राइट, वहां तो असली काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वहां आपको नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का सामना करना होता है। और ब्यूरोक्रेसी किसी राजनेता की वफादारी से नहीं बल्कि उसकी समझ और पकड़ से कंट्रोल होती है। राइट? एग्जैक्टली। जरा उनके पोर्टफोलियो की विविधता देखिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पूरी तरह से एक सोशल वेलफेयर या सामाजिक कल्याण का ढांचा है। यहाँ आपको देश भर के अस्पतालों, महामारी की रोकथाम, परिवार नियोजन और राज्य सरकारों के साथ मिलकर नीतियां बनानी होती हैं। इसके लिए खास तरह की संवेदनशीलता चाहिए। लोगों की तकलीफों को समझने की जरूरत होती है। लेकिन जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है वो तो इससे बिल्कुल ही अलग दुनिया है ना। यही तो सबसे अहम बात है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कोई सॉफ्ट अप्रोच काम नहीं आती। वहां तो हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। बिल्कुल, वहां देश भर में हाईवेज बनने हैं, बड़े बड़े ठेकेदार,
हजारों करोड़ों के टेंडर्स, लॉबीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की जटिल इंजीनियरिंग का खेल होता है। वहां आपको कड़े फैसले लेने होते हैं। प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन सख्ती से लागू करवानी होती हैं। तो फिर बात करें शहरी विकास मंत्रालय की, तो वो तेजी से बदलते शहरों की जमीन, रियल एस्टेट के नियम और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन तीनों अलग अलग तरह के मंत्रालयों को चलाने के लिए उन्हें एक ही वक्त में संवेदनशील भी होना पड़ा और एक सख्त प्रशासक भी। बिल्कुल। इन मंत्रालयों का रोजमर्रा का कामकाज देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन पर सीधा असर डालता है। अगर आप सिर्फ एक यस मैन हैं और आपके पास प्रशासनिक समझ नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी आप पर हावी हो जाएगी, फाइलें अटक जाएंगी और प्रोजेक्ट्स एकदम ठप पड़ जाएंगे। मौसीना जी का इन मंत्रालयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करना इस बात का पक्का सबूत है कि उनके भीतर एक बहुत ही कुशाग्र प्रशासक मौजूद था। और सिर्फ सरकार में ही नहीं, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की सदस्य भी रहीं, जो कि पार्टी की सबसे पावरफुल बॉडी होती है। बिल्कुल। CWC किसी भी पार्टी की सबसे सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है। वहां बैठना यह बताता है कि पार्टी की दिशा तय करने में उनकी रणनीतिक सोच को कितना महत्व दिया जाता था। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जमीनी राजनीति से लेकर संसद के दोनों सदन और फिर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने से लेकर पार्टी के टॉप डिसीजन मेकिंग तक उन्होंने ये सब जिया है। और जब कोई इंसान इस तरह की राजनीति को इतने करीब से और इतने दशकों तक देखता है, तो जाहिर है उसके पास बताने के लिए ऐसा बहुत कुछ होता है जो आम जनता या अखबारों तक कभी नहीं पहुंचता। हाँ, बिल्कुल। इसी संदर्भ में उनकी लिखी गई आत्मकथा माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स का जिक्र आना बहुत स्वाभाविक है। ये किताब भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का एकदम इनसाइडर पर्सपेक्टिव सामने रखती है। और राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए ऐसे इनसाइडर दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब हम अक्सर जो इतिहास पढ़ते हैं वो अकादमिक इतिहासकारों द्वारा लिखा होता है। एक आम इतिहासकार घटनाओं के घटित होने के सालों बाद उपलब्ध दस्तावेजों, पुराने अखबारों और परिणामों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाता है कि कोई विशेष घटना क्यों हुई होगी। लेकिन एक इतिहासकार की किताब और एक राजनेता की आत्मकथा में जो बुनियादी फर्क है उसे हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि कई बार ये भी तो लगता है ना कि राजनेता अपनी किताब में सिर्फ अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहा है। ये शक बिल्कुल सही है। हर राजनीतिक आत्मकथा के पीछे थोड़ा बहुत खुद को सही साबित करने का नैरेटिव होता है। ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जो चीज एक इनसाइडर की किताब को अमूल्य बनाती है वो है कमरे का माहौल। जब कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा था, तब उस कमरे में कौन कौन मौजूद था? हाँ, वो टेंशन, वो गर्मा गर्मी। एग्जैक्टली। बाहर से जो दो नेता एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आते थे, क्या वो बंद दरवाजों के पीछे एक दूसरे से मजाक कर रहे थे? अच्छा। या किसी फैसले को लेकर जो असली दबाव था, क्या वो विपक्ष का था या अपनी ही पार्टी के भीतर की किसी गुट का? एक बाहरी व्यक्ति सिर्फ नतीजा देखता है, लेकिन जो इंसान उस कुर्सी पर बैठा था वो उस फैसले के पीछे की बेचैनी, झिझक और रातों की नींद उड़ने का जिक्र कर सकता है। राइट। तो माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ मौसीना जी की निजी कहानी नहीं है। ये उस दौर की कांग्रेस पार्टी के एवोल्यूशन और देश की बदलती राजनीति का एक जीता जागता प्राइमरी सोर्स है। ये बात तो है। जब आप दशकों तक फैसलों के केंद्र में रहे हों तो आपकी यादें सिर्फ आपकी नहीं रह जाती, वो देश के इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो हम क्या देखते हैं? 8 अप्रैल 2026 को 94 वर्ष की उम्र में जो सफर थमा है वो हमें क्या सिखाता है? ये महज एक राजनेता के जीवन के कुछ मील के पत्थर नहीं है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने उत्तर प्रदेश की ऊबड़ खाबड़ राजनीतिक जमीन पर संगठन चलाना सीखा, जिसने अल्पसंख्यक और महिला होने की दोहरी पहचान को, जो एक कमजोरी हो सकती थी, उसे अपनी ताकत बनाया। सही कहा। और आधी सदी तक एक प्रासंगिक चेहरा बनी रही, जिसने लोकसभा की धूल से लेकर राज्यसभा की गंभीरता तक का सफर तय किया। और सबसे अहम बात, जिसने वफादारी की आड़ में छिपने के बजाय ट्रांसपोर्ट और हेल्थ जैसे जटिल मंत्रालयों में ब्यूरोक्रेसी को काबू कर ये दिखाया कि असली सत्ता केवल चुनाव जीतने में नहीं है, बल्कि सिस्टम को चलाने में है। और आज के समय में ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सूचनाओं की बाढ़ है, जहां राजनेता अक्सर रोजाना की बयानबाजी से अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, हेडलाइंस में बने रहने की होड़ मची है। बिल्कुल।
ऐसे में मोहसिना किदवई का यह सफर हर उस इंसान के लिए एक केस स्टडी है जो किसी भी बड़े और जटिल सिस्टम या संगठन में काम करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे खामोशी से अपना काम करते हुए अपनी कार्यक्षमता के दम पर आप अपनी जगह इतनी मजबूत कर सकते हैं कि सरकारें बदलें, पीढ़ियां बदलें, लेकिन आपकी प्रासंगिकता कभी कम ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीति की उस इमारत को उन्होंने दशकों तक अपनी ठोस जमीनी पकड़ से सहारा दिया, और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक विचार लगातार घूम रहा है जिसे मैं इस चर्चा के अंत में छोड़ना चाहूंगी। क्या है वो विचार? हमने बात की कि कैसे उन्होंने माय लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स के जरिए अपना नजरिया और अपने अनुभव दुनिया के साथ साझा किए। लेकिन अगर हम सोचें, एक ऐसा इंसान जिसने आधी सदी तक सत्ता के सबसे करीबी और ताकतवर हलकों में समय बिताया हो, जब वो अपनी यादें कागज पर उतारता है तो वो बहुत सी बातें कह देता है, लेकिन सबसे गहरा सवाल ये है कि वो किन अनकही कहानियों को, किन कड़वे राजनीतिक सौदों को और सत्ता के किन गहरे रहस्यों को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। ये तो है। शायद इतिहास की सबसे दिलचस्प किताबें वो है जो कभी लिखी ही नहीं गईं। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास के हर पन्ने के पीछे एक नया रहस्य खड़ा कर देता है। सत्ता की कुछ सच्चाइयां शायद हमेशा उन बंद कमरों में ही दफन रहती हैं। और इसी गहरे विचार के साथ हम द डीप डाइव की आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उन अनकहे रहस्यों और खामोश कहानियों के बारे में सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।